हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से लिया गया है, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी प्लेलिस्ट चाहिए, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, प्रीवियस ईयर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशन, फ्री प्रैक्टिस बैच डिक्टेशन, तो उन सब की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन भी आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। मंत्री जी, शिक्षा के बारे में कई सम्मेलन हो चुके हैं, जिनमें विभिन्न स्तरों के लोगों ने भाग लिया है। उनमें से कुछ हमारे दैनंदिन जीवन के नियमित अंग रहे हैं, जैसे कुलपतियों का सम्मेलन, और कुछ नए तथा अत्यंत स्वागत योग्य विचारों के साथ दिल्ली में अभी हाल में आयोजित होने वाला प्राथमिक शिक्षकों का सम्मेलन। इन सब आयोजनों से गंभीर विचार का वातावरण बना है और ऐसे नए समाधानों की ओर अधिक गंभीरता से खोज की प्रेरणा मिली है, जो हमारी शिक्षा को आज की आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल बनाने, एक नए और अधिक सामंजस्यपूर्ण तथा अधिक जीवंत समाज के निर्माण के लिए तत्काल आवश्यक है। मंत्री जी, आपने कठिनाइयों का उल्लेख किया है। जैसा कि मैंने कहा है, कठिनाइयाँ जीवन का अंग होती हैं। मैं नहीं समझती कि कभी भी ऐसा समय आएगा जब आपके लिए कोई भी कठिनाई नहीं होगी। हमारा यह काम देखना है कि कठिनाइयों पर कैसे विजय पाई जाए तथा उनके बावजूद काम कैसे किया जाए। पैसों की समस्या वास्तविक है। यह समस्या आपके सामने भी है और केंद्र के सभी मंत्रालयों तथा सभी राज्यों के सामने भी। मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि शिक्षा को कहीं ज़्यादा ऊंची प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन मैं यह नहीं चाहूँगी कि आप सोचें कि हम इसे केवल इस कारण कम प्राथमिकता देते हैं कि इसके लिए धनराशियों के समय पर कटौती की जाती है। हमारे मन में और हमारी योजनाओं के अंतर्गत इसे बहुत ऊंची प्राथमिकता मिलती है, लेकिन मैं यह स्वीकार करूंगी कि जब कभी भी कटौती करने की आवश्यकता उठ खड़ी होती है, तो सबसे सरलता से जो क्षेत्र आते हैं वे हैं समाज कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य। दुर्भाग्य से यह प्रवृत्ति या वह अनिवार्यता केवल हमारे देश तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य देशों में भी पाई जाती है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह वांछनीय है, लेकिन मैं बल इस बात पर देना चाह रही हूँ कि जहाँ हमें हर संभव तरीके से सभी तरह से साधन जुटाने चाहिए, वहीं हमें वांछनीय परिवर्तनों और सुधारों को
लाने की राह में साधनों की कमी को बाधक नहीं बनने देना चाहिए। मेरी समझ से बहुत से परिवर्तनों और सुधारों के लिए पैसों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वास्तव में उनके जरिए आप वह ढेर सा पैसा बचा सकते हैं जिसे मेरे विचार से आप एकदम अनावश्यक कामों में खर्च करते हैं। यह तो मैं नहीं कहूँगी कि ये खर्चे देश के सभी भागों के लिए अनावश्यक हैं, लेकिन अधिकांश भागों में तो उनके बिना काम चल ही सकता है। उदाहरण के लिए भवन निर्माण अनिवार्य नहीं है। प्रयोगशाला के लिए अवश्य भवन का होना आवश्यक है। उनकी आवश्यकता वर्षा के समय भी पड़ी है, लेकिन वर्षा काल बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं कि वह कक्ष के भीतर सीमित रहे। आकाश के नीचे भी शिक्षा दी जा सकती है। बरामदे में भी बैठकर कथाएं लगाई जा सकती हैं। मंत्री जी, मैं यह बात स्वयं अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ, क्योंकि मैं जिस स्कूल में सबसे ज़्यादा समय तक रही और जिस कॉलेज में मैंने सबसे अधिक दिनों तक पढ़ाई की है, वे पूरी तरह से खुले स्थानों में कक्षाएं लगाते थे। इनमें पहला पुणे में था और दूसरा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का विश्व भारती था। इस तरह हमें अपनी प्राथमिकताओं के बारे में विचार करना है और प्राथमिकता देनी होती है इस बात को कि हम अच्छे शिक्षक तैयार करें जो सूझबूझ वाले हों। शेष सब कुछ गौण होता है। साज सामान का महत्व आवश्यक है, विशेषतः विज्ञान की पढ़ाई के लिए, और उसके बिना काम चलाना। अतः हमारे समाज में लेखकों को बहुत बड़ा काम करना है। उनके लेखों से उस बृहत्तर स्वतंत्रता का प्रचार होना चाहिए जो सामाजिक समानता, धर्मनिरपेक्षता और बुद्धिपरक चिंतन पर आधारित है। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, क्या लेखकों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? यह तो उन्हें सोचना है। राजनीतिज्ञों को कोई आदेश नहीं देना है। लेखक चाहे राजनीति में आएं या ना आएं, जीवन की चुनौतियों और जोखिमों को वे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वे जनता के सुख दुख की उपेक्षा नहीं कर सकते, अन्यथा वे किस प्रकार के साहित्य का सर्जन करेंगे? क्या उन्हें अपने काव्य और निबंधों, अपने नाटकों और उपन्यासों द्वारा जीवन को समृद्ध नहीं करना चाहिए? छपाई, शिल्प और प्रसारण को हमेशा मानव कल्याण और लोगों की भलाई के लिए ही नहीं उपयोग किया गया है। असंख्य पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं ऐसी हैं जो पक्षपात, घृणा और हिंसा का प्रचार करती हैं। ऐसे राष्ट्रों में जहां सब लोग अभी साक्षर
नहीं हुए हैं, वहाँ उन्नत समाजों की अपेक्षा छपे हुए शब्दों का अधिक मान होता है। अतः जिसे और कहीं सनक कहकर टाला जा सके, उससे यहाँ गलतफहमी और तनाव पैदा हो सकते हैं। यद्यपि सब राष्ट्र राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं, किंतु हम कुछ सीमा तक बाकी दुनिया को उसी अपने पुराने शासकों की नज़र से ही देखते हैं। कुछ अफ्रीकी एशियाई देशों में पुस्तकें, विशेषकर उच्च शिक्षा की पुस्तकें, मुख्य रूप से अंग्रेजी या अमेरिकी पुस्तकों की ही हैं। कुछ दूसरे देशों में अधिकांश पुस्तकें फ्रेंच लेखकों की हो सकती हैं। निश्चय ही अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाओं में खुले दिमाग के विद्वान हैं, किंतु क्या अपने राष्ट्र के प्रति झुकाव से कोई बच सकता है? यह आवश्यकता है कि हम आपस में एक दूसरे राष्ट्र से सीधा संबंध शीघ्र स्थापित करें और प्रगति की ओर अग्रसर हों। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।